डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पिनाक कॉमर्स इंस्टीट्यूट में। यहाँ मैं आपको लेखांकन का संपूर्ण ज्ञान दूंगा। यदि आपको इससे कोई फ़ायदा होता है तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि जनरल एंट्री करने से पहले लेखांकन की किन शब्दावली को समझ लेना आवश्यक है ताकि जनरल एंट्री करते समय हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए देखते हैं। लेखांकन वित्तीय व्यवहारों को लिखने की ऐसी कला है जिससे व्यापार के सही और उचित परिणाम हमें प्राप्त हों। लेखांकन व्यापार की भाषा होती है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले होता है स्वामी। स्वामी अपने बिजनेस में धन या संपत्ति को लगाता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। पूंजी क्या होती है? व्यापार में विनियोजित किए गए धन या संपत्ति को ही हम पूंजी कहते हैं। व्यापार में विनियोजित किए गए धन या संपत्ति को हम पूंजी कहते हैं। और जिस व्यक्ति ने इस धन या संपत्ति को व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाया है उसे हम स्वामी कहते हैं। जैसे व्यापार के मालिक ने अपने व्यापार में कैश के रूप में 5 लाख रुपए और फर्नीचर के रूप में 2 लाख रुपए तथा अपने खुद के भवन में वो व्यापार को संचालित कर रहा है जिसकी कीमत है, मान लीजिए 5 लाख रुपए, जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। ये होगी बिल्डिंग। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई हमारी? 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख और 5 12 लाख रुपए। आपकी कुल पूंजी का टोटल कितना हो चुका है? 12 लाख रुपए। यह फर्म की कुल पूंजी कहलाएगी। कैपिटल क्या होती है? व्यापार में विनियोजित किए गए धन या संपत्ति को पूंजी कहते हैं। यहाँ हमारी पूंजी का योग कितना हो गया? 12 लाख रुपए। अब व्यापार के स्वामी ने अपने धन को व्यापार में विनियोजित कर लिया। उसे अपने खुद की और अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यापार से धन मतलब कैश या माल के रूप में कुछ राशि निकालनी होती है। उसे हम क्या कहते हैं? आहरण। तो व्यापार का स्वामी कैश या माल के रूप में, कैश या माल मतलब गुड्स के रूप में जो भी राशि व्यापार से निकालता है उसके टोटल को हम क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यापार में से यदि व्यापार के स्वामी ने अपने पुत्र की स्कूल की फीस या अपने स्वयं के रहने के मकान की मरम्मत का खर्च या अपने माता पिता के जीवन की LIC प्रीमियम का भुगतान उनने व्यापार के पैसे से किया है तो वह भी आहरण है। यहाँ पर इनकम टैक्स प्लस वेल्थ टैक्स, यह व्यापार के स्वामी का पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है। यह भी हमारा ड्राइंग माना जाएगा यदि व्यापार से पैसा निकालकर इसका भुगतान किया गया है। अब हमें व्यापार संचालित करने के लिए माल की आवश्यकता होती है। व्यापार संचालित करने के लिए हमें माल की आवश्यकता होती है। माल क्या होता है? जिस वस्तु का व्यापार करते हैं वह ही माल है, या जिस वस्तु को पुनः विक्रय करने के लिए हम खरीदते हैं वह माल है। यहाँ पर यदि हम माल का उपविभाजन कर दें तो आपको परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक प्राप्त होता है। परचेस क्या होता है? व्यापारी ने पुनः विक्रय के लिए यदि 10 लाख रुपए का माल खरीदा है, 10 लाख रुपए का माल खरीदा है तो इसे परचेस कहते हैं। यह नगद भी खरीदा जाता है और उधार भी खरीद सकते हैं। विक्रय किसे कहते हैं? जिस माल का आपने क्रय किया है और उस माल को आप क्या करते हैं? बेचते हैं, तो वह क्या है? विक्रय है। और विक्रय में क्या होता है? लाभ शामिल होता है। तो इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो सेल्स होता है। जितने में खरीदा हम उतने में थोड़ी बेचेंगे,
हम कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठे हैं, तो प्रॉफिट कमाकर ही इसे बेचेंगे। अब आपने यदि 10 लाख के माल को, या 10 लाख के माल में से आपने अभी 3 लाख का माल 50,000 प्रॉफिट जोड़कर 3,50,000 में बेचा, तो आपकी सेल्स कितनी कहलाएगी? 3,50,000 रुपये। फिर होता है क्रय वापसी, परचेस रिटर्न। खरीदे गए माल में यदि कोई कुछ माल डिफेक्टिव होता है तो उसे हमें वापस करना होता है। तो खरीदा गया माल यदि हम वापस करते हैं तो उसे हम परचेस रिटर्न कहते हैं। और हमारे द्वारा बेचा गया माल यदि हमारा ग्राहक हमें वापस दे जाए तो हम उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। देखिए, क्रय वापसी को बाह्य वापसी भी कहते हैं, जिसे रिटर्न आउटवर्ड इंग्लिश में बोला जाता है, और सेल्स रिटर्न को आंतरिक वापसी भी कहते हैं, जिसे रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। फिर होता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जो माल वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है वह स्कंद कहलाता है। फिर है व्यापार में, जब हम माल खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है या हमें बेचते समय देना पड़ता है। तो डिस्काउंट हमारा 2 प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, मतलब व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा बिक्री को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जबकि नकद बट्टा जल्दी रुपये को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। इसके बारे में हम बाद में विस्तार से समझेंगे। फिर होता है लाभ। लाभ क्या होता है? एक लेखांकन अवधि में कुल प्राप्तियों में से कुल व्ययों को घटाने पर जो राशि आती है वह लाभ कहलाती है। फिर आय, इनकम किसे कहते हैं? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा दीजिए आप, तो आपको इनकम प्राप्त होगी। जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स कितनी लिए? 3,50,000 रुपये, लेकिन उसकी लागत कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख रुपये थी। तो मुझे आय कितनी हुई इस प्रश्न में? अभी 50,000 रुपये की मुझे आय हुई है। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसे आप बाद में विस्तार से समझेंगे, अभी तो आप इसका मतलब समझिए सेल्स माइनस कॉस्ट। तो आपको इनकम कितनी हुई है? 50,000। फिर हमारे बिजनेस में होते हैं खर्च। खर्च क्या होते हैं? लाभ को कमाने के लिए किए गए किसी भी भुगतान को खर्च कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पूंजीगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आगमगत खर्च, और एक होता है हमारा स्थगित आगमगत खर्च। पूंजीगत खर्च क्या होते हैं? पूंजीगत खर्च वह खर्च होते हैं जैसे हमने एक बार ही किसी चीज़ को खरीदने में रुपया लगा दिया और उसका हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा, तो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, एक बार ही पैसा लगाया है, और उसका आप लंबे समय तक, जब तक फर्नीचर चलेगा तब तक आप प्रयोग करते हैं। उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। व्यापार के लिए मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, ये सब पूंजीगत खर्च कहलाते हैं। इसमें हमें नियमानुसार डेप्रिसिएशन की छूट प्राप्त होती है। डेप्रिसिएशन एक अलग चैप्टर है, वो भी आप विस्तार से बाद में समझेंगे। फिर है हमारा आगमगत खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पूरा लाभ हमें एक लेखांकन अवधि में मिल जाए, वह आगमगत खर्च है। जैसे व्यापार में हमें सैलरी का भुगतान करना पड़ता है, यदि किराए के भवन में व्यापार संचालित हो रहा है तो रेंट का भुगतान करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब हमारे क्या हैं? आगमगत खर्च हैं। फिर है स्थगित खर्च, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्थगित खर्च वह खर्च होते हैं जैसे आपने व्यापार में एक साथ विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 10 लाख रुपए आपने खर्च किए। अब आपको मालूम है
कि इसका लाभ हमें आने वाले 5 सालों में मिलेगा। तो इसको क्या करते हैं, 5 भागों में बांट दिया जाता है ताकि एक ही साल के प्रॉफिट पे इफेक्ट ना पड़े। तो हर साल हम 2 लाख रुपए राइट ऑफ करेंगे, अपलिखित करेंगे। फिर होते हैं प्रमाणक, वाउचर। प्रमाणक क्या होते हैं, व्यावसायिक लेन देन की सत्यता को दर्शाने वाले प्रलेख ही प्रमाणक कहलाते हैं। जैसे आपने माल खरीदा है, क्रय किया है, तो आपको बिल मिलता है, तो वह क्रय का प्रमाणक है, क्रय का सबूत है। आपने माल बेचा है तो माल को बेचने पर आप सेल्स बिल बनाते हैं। अब यह कैश मेमो भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, इनवॉइस। तो यह कैश पेमेंट और क्रेडिट के हिसाब से चलता है। फिर इसके बाद ऐसे बहुत सारे पेमेंट होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, सामने वाला हमें प्रमाणक नहीं देता है तो हम उसके लिए अलग से वाउचर रसीद पर प्राप्त करने वाले की साइन करवा लेते हैं, तो वह भी व्यापार का प्रमाणक है। फिर संपत्ति, असेट्स, व्यापार की समस्त वस्तु जिन पर व्यापारी का स्वामित्व होता है वह व्यापार की असेट्स कहलाती है। दायित्व, हमें अन्य पक्षकारों को, जो बाहरी लोग हैं, उन्हें हमें जो कुछ भी देना है वह फर्म का दायित्व होता है। फिर लेनदार, आपने यदि इसमें परचेस, यदि आपने उधार क्रय किया है, यदि कोई माल आपने उधार खरीदा है, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख का माल उधार खरीदा है, तो जिस व्यक्ति से आपने खरीदा है वह आपका क्या है, लेनदार। तो जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं वह हमारे लेनदार कहलाते हैं, जिन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं। फिर है देनदार। देनदार वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें हमने माल उधार बेचा है, उसे हम कहते हैं देनदार। फिर है प्राप्य विपत्र और देय विपत्र। प्राप्य विपत्र हमारे देनदार का ही भाग है और देय विपत्र लेनदारों को हमें देय होता हमारे द्वारा देय होता है। प्राप्य विपत्र जो माल बेचता है वह लिखता है ना, और जिसने माल खरीदा है हमसे वह उसे स्वीकार करके हमें वापस लौटा देता है, यह हमारा प्राप्य विपत्र होता है। फिर फर्म में हमें लोन भी लेना पड़ सकता है। अब ये बैंक लोन हो सकता है, लंबी अवधि के भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। एक होता है बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है, हमारे बैंक में बचत खाता खोला जाता है, सावधि जमा खाता खोला जाता है जिसे रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है, और एक होता है चालू खाता, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट व्यापारी लोग खोलते हैं, जिनका व्यापार चल रहा है वो लोग बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं। अब उन्हें कुछ लिमिट मिली होती है, जैसे मान लीजिए उनके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये ही बैलेंस है। उनके बैंक में बैलेंस कितना है, 50,000 रुपये, और उन्होंने किसी को 2 लाख रुपए का चेक दे दिया। उन्होंने 2 लाख रुपए का चेक दे दिया। यदि हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये और हम 2 लाख का चेक दे देंगे तो वो चेक क्या हो जाएगा, अनादरित हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस व्यापारी को सुविधा मिली हुई है कि आपका पेमेंट रुकेगा नहीं। तो 1.5 लाख रुपए क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवर हो गया, आपके बैलेंस से क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। तो जितना आपका बैलेंस है आप उससे ज़्यादा का पेमेंट बैंक के थ्रू करवाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, और बैंक इस पर ब्याज वसूल करती है, इसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। फिर लेखांकन करने से पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि लेखांकन प्रक्रिया होती है। यहाँ सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन, लेन देन, जैसे आपने खरीदा बेचा, है ना। फिर उसकी हमें क्या करना पड़ता है, प्रत्येक सौदे जो कि मौद्रिक मूल्य के हैं उनको हमें जनरलाइज करना पड़ता है, उनकी जनरल एंट्री करनी पड़ती है। जनरल को रोजनामचा कहते हैं हिंदी में। जनरल बन जाने के बाद हमें खाता वही बनानी होती है जिसे हम लेजर कहते हैं। और लेजर क्या होता है, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही जगह लिखना, वर्गीकरण है, तथा जिस पुस्तक में खातों को खोला जाता है उसे ही हम खाता वही कहते हैं।
खाता बही तैयार हो जाने के बाद हम सारांश तैयार करते हैं। खाता बही के शेषों के द्वारा जो बैलेंसेस होते हैं ना खातों में, वो भी आप बाद में समझेंगे। बैलेंस मतलब शेष की सहायता से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, जिसे हम तलपट कहते हैं। और तलपट बन जाने के बाद हम उसके द्वारा फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट अंतिम परिणाम बताते हैं, अंतिम खाते कहलाते हैं। यदि निर्माणी संस्था है, यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसकी फैक्ट्री है, वह अपने यहाँ पर निर्माण खाता भी खोलती है, उसे निर्माण खाता बनाना पड़ता है। निर्माण खाता हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताता है कि निर्मित किए गए माल की लागत कितनी है, वह लागत ही ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। फिर इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग मतलब व्यापार खाता। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, लाभ हानि खाता। और फर्म की स्थिति बताने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, चिट्ठा। ये सब आप बाद में समझेंगे। फिर इसके बाद हमें कुछ और प्रारंभिक पुस्तकें होती हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, केस बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जनरल प्रॉपर। इन्हें भी आप विस्तार से बाद में समझेंगे। आप देखिए जनरल का प्रोफार्मा क्या है। जनरल का प्रोफार्मा, जनरल इन द बुक्स ऑफ मेसर्स। अब देखिए मैंने एक बात आपको बताना रह गया कि जो व्यापार का स्वामी होता है ऑनर के खाते को हम कभी भी उसके नाम से नहीं लिखते हैं। उसका नाम केवल बुक्स में ऊपर ही लिखा जाता है कि जनरल इन द बुक्स ऑफ मेसर्स जो भी है। अब जैसे मान लीजिए नाम है उसका संजय सोनी, तो एक बार ही लिखा है। ऑनर के खाते को हम कैपिटल और ड्राइंग से बताते हैं, ना कि उसके खुद के नाम से बताते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे मान लीजिए जो भी ऑनर है उसके नाम का कोई और व्यक्ति भी तो हो सकता है जिससे हमने माल खरीदा या जिसे हमने माल बेचा, या जो हमारे यहाँ काम कर रहा है हम उसे सैलरी दे रहे हैं। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यह पैसा किससे आया, यह पैसा हमने किसे दिया। तो इसीलिए हम कैपिटल और ड्राइंग शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद मैं अपने सेकंड वीडियो में आपको जनरल के नियम समझाऊंगा, इसलिए उसे देखना ना भूलें। थैंक यू।